श्याम और मनोहर दोनों भाई पास के शहर उज्जैनपुरी से अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई करके वे अपने गांव शांतिनगर लौट रहे थे। उनकी मेहनत आज रंग लाई थी। दिन ढल चुका था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में नमी की एक झलक थी जो आने वाली बारिश का संकेत दे रही थी। गाड़ी के पहिए की चरचराहट और बैलों के गलों में बंधी घंटियों की धीमी आवाज के अलावा चारों ओर एक गहरी शांति थी। उनके बैल अपने मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया के भाग दौड़ से कोई जल्दी ही ना हो। रास्ता लंबा था और हवा में चारों ओर मिट्टी की वह विशेष खुशबू फैली हुई थी जो बरसात के मौसम में आती है। अरे श्याम, देख तो क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की ये सौंधी खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ भैया, और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेहनत रंग लाई। न सिर्फ सारा सामान बिक गया बल्कि दाम भी अच्छे मिले। लगता है इस बार माँ के लिए नया साड़ी का कपड़ा ले जा पाएंगे। हाँ मनोहर, तुम ठीक कह रहे हो। और बाबूजी की दवाई के लिए भी पैसे बच जाएंगे। हम घर पहुंचते ही कल सुबह खेतों में जाकर देखेंगे कि नई फसल कैसी है। लेकिन प्रकृति ने उनकी योजनाओं के लिए कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे पश्चिम के आकाश पर काले नीले बादलों का एक विशाल झुंड चढ़ने लगा। देख श्याम, बादल घिरते जा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ भैया, सच कह रहे हो। शहर का शोरगुल तो सिर दर्द कर देता है, लेकिन गांव की ये शांति मन को सुकून दे देती है। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि अचानक धीरे धीरे पश्चिम के आकाश पर काले नीले बादलों का एक विशाल झुंड चढ़ आया। हवा की गति बढ़ गई और पेड़ों के पत्ते एक तेज सरसराहट भरी आवाज करने लगे और बैल भी बेचैन होकर रुक रुक कर चलने लगे। मनोहर, मौसम बदल रहा है। ये बादल साधारण नहीं लग रहे। लगता है आज भारी बारिश होगी। हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो रास्ते में ही फंस जाएंगे। अरे भैया, डर कैसा। बारिश तो प्रकृति का वरदान है। याद है बचपन में हम कैसे बरसात के दिनों में नहर किनारे मछलियां पकड़ते थे। कभी कभी इतना भीग जाते थे कि माँ हमें डांटने लगती थी। श्याम के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मनोहर के शब्दों ने उसे बीते दिनों में ले गए जब जिम्मेदारियां इतनी भारी नहीं थीं, पर अब वे बड़े हो चुके थे। पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारी उन पर थी। उसने एक गहरी सांस ली। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। पर अब तो बस यही सोचना है कि घर सुरक्षित पहुंच जाए। बैलों को हाँक, हमें तेज चलना होगा। तभी एक तेज बिजली कड़की और उसके ठीक बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज और भारी थीं कि लग रहा था कोई आकाश से पत्थर बरसा रहा हो। कुछ ही पलों में दोनों भाई पूरी तरह भीग चुके थे। बैल भी असहज होकर रुक रुक कर चलने लगे। कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया और गाड़ी के पहिए बार बार ढंसने लगे। भैया, ये तो भयानक हो गया। आगे कुछ दिख भी नहीं रहा। बैल भी चलने से हिचकिचा रहे हैं। सब्र रख मनोहर, घबराने से कुछ नहीं होगा। दोनों भाई खामोशी से इधर उधर देखने लगे कि कहीं उन्हें आज की रात बिताने के लिए शरण मिल जाए। देखो भैया, आगे थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिख रही है। शायद कोई झोपड़ी या चौपाल हो। चलो उधर ही चलते हैं। हाँ मनोहर, मुझे भी देख रही है। चलो वहीं चलते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर। भैया, बैल बार बार रुक रहे हैं। कहीं कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? जानवरों को तो पहले ही आभास हो जाता है ना। अरे मनोहर, तू भी ना। शायद बिजली की आवाज से घबरा गए होंगे। अब लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद है भैया, वरना ये इलाका डराने लगा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जो भी होगा साथ झेल लेंगे। रोशनी की ओर बढ़ती बैलगाड़ी के पहिए अब कीचड़ में धंसते जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि जमीन की मिट्टी कीचड़ में बदल गया था और बैलों के पर कीचड़ में धंसते जा रहे थे, जिस कारण बैल भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव साफ सुथरा दिख रहा था और कुछ घरों से हल्की रोशनी निकल रही थी।
गांव में घुसते ही उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके पास एक लालटेन जल रही थी। बुजुर्ग ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में एक रहस्य छिपा हुआ था। प्रणाम बाबा, हम एक राहगीर हैं। इसी पास के शहर से हम अपने गांव शांति नगर लौट रहे थे। अचानक रास्ते में तेज बारिश आ गई तो हम यहाँ आ गए। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही तो इंसानियत है। अंदर आओ, भीग गए हो दोनों। धन्यवाद बाबा। रास्ता इतना कीचड़ भरा हो गया कि बैल भी थक गए हैं। लगा अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज रहस्यमयी थी। हाँ बेटा, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है। कभी चुप रहता है, कभी अचानक बरस पड़ता है। कुछ पल वह चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर अचानक उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। इशारे से उन्हें अंदर बुलाया। घर काफी पुराना था मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरैल की, जिस पर बारिश की बूंदें एक विचित्र संगीत की तरह गिर रही थीं। भीतर एक लालटेन जल रही थी जिसकी रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमय माहौल बना रही थी। हवा में पुरानी लकड़ी, नमी और मिट्टी की गंध थी। चलो आग के पास बैठ जाओ, अपने कपड़े और बदन को सुखा लो। आपका गांव बड़ा शांत है बाबा। बाहर से लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। रहते हैं बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग। बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के साथ चले गए। चले गए? मतलब गांव छोड़ दिया क्या उन्होंने? कुछ ने गांव छोड़ा बेटा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। पर तुम लोग बहुत थके लग रहे हो, पहले आराम कर लो, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं बेटा। फिलहाल तुम आराम कर लो, रात अभी बहुत लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी पड़ी हैं। जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लोग कहते हैं ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। मैं तो बस उनका पहरेदार हूं, ताकि कोई अनजाना यहाँ भटक कर फंस न जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, पहरेदार, ये सब तो सुनी सुनाई लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लगने लगा है। बाहर बारिश के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो और जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये गांव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे मनोहर, तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। देख नहीं रहा कि बाहर कितनी तेजी से बारिश हो रही है? आज की रात यहीं काटते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। बस एक दूसरे के पास रहना। दोनों भाइयों की आपस में बातें चल ही रही थीं कि इतने में उस बुजुर्ग आदमी की पत्नी बाहर आई। वह भी उम्र दराज थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक रहस्य छुपा हुआ था, जैसे वे किसी ऐसे दौर से आई हो जो अब बस यादों में बस कर रह गया हो। देखो बेटा, ये मेरी धर्म पत्नी है, गीतांजलि। उम्र के इस पड़ाव में भी घर आंगन को वैसे ही संभालती हैं जैसे पहले दिन संभालती थीं। ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। बिजली यहाँ आई तो थी, पर हमने उसे अपनाया नहीं। इन लालटेनों की रोशनी में हमें अब भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसलिए ये घर अब भी अपने अतीत की सांसें लेता है। वाह वाह, ये घर और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है तो ये गांव अब भी अंधेरे में क्यों डूबा है?
उजाले से ज्यादा भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि ये ना तो आंखों को चौंधियाती है, ना दिल को बेचैन करती है। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। बरसों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज किसी ने इस चौखट को पार किया। तुम दोनों को थकान होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर वह रसोई की ओर चली गई। उनके जाते ही बुजुर्ग ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और यात्री नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग आमतौर पर यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। नहीं बाबा, पूरा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा। यहाँ की हवा भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है। मगर डरने की बात नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब सुरक्षित है। सच में बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें ये गांव कहीं दिखा ही नहीं। अचानक ये जगह सामने आ गई, जैसे किसी पर्दे के पीछे से उभर आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई अलग ही बात है। एक अजीब सी शांति है जो डर और सुकून दोनों देती है। कभी कभी कुछ जगहें खुद नहीं दिखती बेटा, बल्कि कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारा भाग्य यहाँ ले आया। क्या मतलब बाबा? क्या ये गांव बाकी गांवों से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा। हमारी भी है, लेकिन वो कल बताऊंगा। रात बहुत हो गई है, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। थकान उतर जाए फिर सब समझा दूंगा। बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद गीतांजलि खाना लेकर आई। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे पुराने जमाने के मसाले हों। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वो पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर खपरैल से टपकती बूंदों की लय अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी। बुजुर्ग एक पुरानी लालटेन हाथ में लेकर उठा और बोला, बेटों, अब विश्राम का समय है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। आज रात यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा। वह उन्हें घर के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। बाबा, ये कमरा इतना पुराना है फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। कमरे में दोनों भाई आकर लेट गए। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई धूप और अगरबत्ती की महक फैली हो। कमरा छोटा है पर अजीब सा सुकून है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग महक है। हाँ भैया, और बाहर बारिश तो थम गई, पर खपरैल से टपकती बूंदों की आवाज कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा है। हाँ भैया, जैसे धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू फैली हो। कुछ अजीब सा पर शांत। हाँ मनोहर, और ये महक कुछ पुराना याद दिला रही है, जैसे किसी ने इसे बरसों से यहाँ छोड़ा हो। रात करीब 1 बजे मनोहर को तेज प्यास लगी। पास रखा पानी खत्म हो चुका था। वह चुपचाप बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी न हो। पानी खत्म हो गया, जल्दी से ले आऊं ताकि भैया परेशान ना हो। आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर शांति थी। आंगन के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना कुआं था। जब मनोहर ने कुएं में झांका और पानी निकालने की कोशिश की, तो कुएं के अंदर से अजीब सी धीमी आवाजें आईं। पहले धीमी, फिर और साफ।
हवा में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और चांद की रोशनी मानो एक पल के लिए मद्धम पड़ गई। मनोहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहां किसी अविचलित मौन का एहसास था, जैसे कोई मौजूद हो और परछाई की तरह सांस ले रहा हो। तभी बिल्कुल उसके ठीक पीछे से एक धीमी आवाज गूंजी। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने हिसाब से बोलती है। मनोहर ने डर कर धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। बुजुर्ग वहां खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए। अजीब है, कुएं से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले तो हल्की, फिर धीरे धीरे साफ। ये क्या है बाबा? यहाँ जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, बस ध्यान से देखो और सुनो। बुजुर्ग की बातें सुनकर मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वह कुछ और ही कहा हो। बुजुर्ग की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और ही कह रहा हो। मनोहर तुरंत कमरे में लौट आया और श्याम को जगाने लगा। भैया उठो, कुछ अजीब लग रहा है। आवाजें कुएं से आ रही हैं। हवा बहुत ठंडी हो गई है। मैं जल्दी पानी लेकर लौटता हूँ। कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी लगता है कोई मौजूद है, जैसे कोई परछाई में छिपा हो और मुझे देख रहा हो। उसने विस्तार से सब कुछ बताया। यह सुनकर श्याम का भी मन कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान बांधा और सावधानी पूर्वक कमरे से बाहर निकल गए। बिना पैरों की आवाज किए अपने बैलों की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक बुजुर्ग वहां आ गया। बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इस समय? बाबा, हम सोच रहे थे कि सुबह जल्दी गांव पहुंच जाएं। इतनी रात में ये रास्ता अकेला सुरक्षित नहीं है बेटा। हम संभल कर जाएंगे बाला। और देखते ही देखते गांव के सभी लोग भी वहां पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात में गांव के सभी लोग कैसे जाग रहे थे। उनके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। तभी उनके बीच से एक आदमी बोला, अरे तुम लोग हमारे मेहमान हो, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी गांव में रहना पड़ेगा। अब तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे, भागने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें बुला रहे हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय खुशी थी। उसकी बातें सुनकर श्याम और मनोहर की सांस अटक गई। उन्हें समझ में आ गया कि इस जगह पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तुम हमारे साथ रहो, अब तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान नहीं। जो यहाँ आता है वो हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये हमारा नियम है। जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहाँ रुकता है। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से दौड़कर भागने लगे। वे अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और तुरंत उस पर चढ़ गए। उन्होंने बैलों को तेजी से हाँकना शुरू किया। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जमीन पर नहीं, वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। पीछे से गांव वालों की अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। वे पूरी रात भागते रहे। जब सुबह हुई तो वे काफी दूर निकल आए थे। सूरज निकलते ही उन्होंने एक असली सामान्य गांव देखा, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और पास की चाय की दुकान पर गए, जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। मनोहर, लगता है हम सच में बच गए। देखिए, गांव बिल्कुल सामान्य है, लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। अगर थोड़ी देर भी हम अटकते तो पता नहीं क्या होता। शायद हम हमेशा के लिए वहीं उसी गांव में रह जाते और कभी भी अपने गांव नहीं लौट पाते। उन्होंने दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग से पूछना शुरू किया, क्या आप दक्षिण दिशा में गांव के बारे में जानते हैं?
कल रात हम वहाँ रुके थे। हमें वहाँ बड़े आदर से स्वागत मिला और खाना भी खिलाया गया। लेकिन सच बताऊं तो उनकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहाँ कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। हम अब समझना चाहते हैं कि उस गांव का क्या रहस्य है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? उनकी बातें सुनकर गांव के ही एक बुजुर्ग ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनसे पूछा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ इस गांव के बारे में। सच कहूँ तो वो गांव शापित है। पहले भी वहाँ कई लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। सारे लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। वो गांव अब हमेशा के लिए सुनसान है। जो भी अजनबी वहाँ रुकने के लिए कोशिश करता वो कभी वापस नहीं आता। रात्रि में वहाँ रुकने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस गांव में फंसकर रह जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन तुम दोनों वहाँ से भागकर अपनी जान बचा ली। ये सच में एक बड़ा चमत्कार है कि तुम बच पाए। देख रहे हो मनोहर, अब सब कुछ समझ में आ गया। चलो चाय पी लेते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं।